नमस्कार साथियों, हिस्ट्री विद विजय सर यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम देख रहे हैं राजस्थान का इतिहास और राजस्थान के इतिहास में गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश के अंतर्गत आज हम नागभट्ट द्वितीय शक्तिशाली शासक उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। नागभट्ट द्वितीय जिसने संपूर्ण उत्तर भारत को अपने साम्राज्य में शामिल किया था, काफ़ी इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। उत्तर भारत में एक शक्तिशाली राज्य की इसने स्थापना की थी। तो देखते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश में नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय इसका जो शासनकाल हमें मिलता है वो मिलता है 795 से 833। इसने कन्नौज को जीतकर अपनी राजधानी बनाया। कन्नौज जिस पर ध्रुव ने हमला किया था। जब ध्रुव ने हमला किया था तो यहाँ का शासक था वत्सराज, राजस्थान के रेगिस्तान की तरफ चला गया था। वत्सराज के बाद शासक बना नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज को फिर जीत लिया और कन्नौज को जीतने के बाद इसे अपनी राजधानी बना लिया। तो वत्सराज को ध्रुव ने परास्त किया था, कन्नौज उसने छीन लिया था और वत्सराज के बाद शासक बना नागभट्ट द्वितीय। तो इसने कन्नौज को दोबारा जीता और इसे अपनी राजधानी बनाया। इसका जो दरबार है वो नागावलोक का दरबार, नागभट्ट प्रथम का दरबार भी नागावलोक का दरबार और इसका दरबार भी नागावलोक का दरबार कहलाता था। ये भी शक्तिशाली शासक था। राजस्थान के जितने शासक थे उस समय के वो इसके सामंत थे। तो इसका दरबार भी नागावलोक का दरबार कहलाता था। इसने 38 वर्ष शासन किया था और 38 वर्ष के शासनकाल में इसने संपूर्ण उत्तर भारत को जीत लिया था। इसने संपूर्ण उत्तर भारत को अपने साम्राज्य में मिला। इसका जो समकालीन शासक था, राष्ट्रकूट शासक, वो था गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय एक शक्तिशाली शासक था। गोविंद तृतीय ने कन्नौज पर आक्रमण किया। अब गोविंद तृतीय ने जब आक्रमण किया तो यहाँ का शासक था नागभट्ट द्वितीय और गोविंद तृतीय ने नागभट्ट द्वितीय को परास्त किया। नागभट्ट द्वितीय को परास्त किया। इसके बाद गोविंद ने बंगाल पर हमला किया था। बंगाल का शासक था धर्मपाल। धर्मपाल को इसने परास्त किया। यहाँ से वापिस चला गया। जब वापस गया तो धर्मपाल ने चक्रा युद्ध को कन्नौज का शासक नियुक्त कर दिया। धर्मपाल ने चक्रा युद्ध को कन्नौज का शासक नियुक्त कर दिया। अब गोविंद तृतीय तो वापस चला गया, शासक बना चक्रा युद्ध। चक्रा युद्ध जो है ये कन्नौज में एक वंश हुआ करता था, आयुध वंश। इससे पहले हमने देखा था इंद्रायुद्ध। इंद्रायुद्ध शासक था जिसको वत्सराज ने परास्त किया था और यहाँ शासक है चक्रायुद्ध। चक्रायुद्ध को यहाँ इसने शासक बनाया। तो नागभट्ट ने कन्नौज को जीत लिया और इसे अपनी राजधानी बनाया, क्योंकि गोविंद तृतीय वापस चला गया था। उसके बाद धर्मपाल ने चक्रायुद्ध को शासक बनाया था। तो नागभट्ट द्वितीय ने चक्रायुद्ध को परास्त किया और कन्नौज को राजधानी बनाया। जब चक्रायुद्ध को नागभट्ट द्वितीय ने परास्त किया तो चक्रायुद्ध चला गया था धर्मपाल के पास। बंगाल का पालवंश का शासक था धर्मपाल, शक्तिशाली शासक। धर्मपाल के पास गया तो धर्मपाल ने नागभट्ट द्वितीय के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध हुआ और युद्ध में नागभट्ट द्वितीय विजयी हुआ। घोषणा करने वाला जो धर्मपाल था वो युद्ध में परास्त हो गया था। अब नागभट्ट द्वितीय की इस विजय का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है ग्वालियर प्रशस्ति में। ग्वालियर प्रशस्ति में कि पाल शासक इसने धर्मपाल को भी परास्त किया था, चक्रायुद्ध को परास्त किया था। तो ये जानकारी हमें मिलती है ग्वालियर प्रशस्ति में। ग्वालियर प्रशस्ति में कहा गया है कि उत्तर भारत के जितने शासक थे, जैसे अग्नि में पतंगे आके गिरते हैं उसी प्रकार उत्तर भारत के शक्तिशाली जितने भी शासक थे वो शक्तिशाली शासक नागभट्ट द्वितीय के अधीन होते चले गए थे। ये कहा गया है ग्वालियर प्रशस्ति में। बकुला अभिलेख है, एक प्रसिद्ध अभिलेख है बकुला अभिलेख। इस अभिलेख में से परम भट्टारक कहा गया है, महाराजाधिराज कहा गया है, परमेश्वर कहा गया है। तो बकुला अभिलेख में नागभट्ट द्वितीय को परम भट्टारक, महाराजाधिराज और परमेश्वर कहा गया है। सिंध का एक मुसलमान गवर्नर था, नाम था बेगवारिस। बेगवारिस शक्तिशाली था। बेगवारिस ने उत्तर भारत पर हमला किया। जब उत्तर भारत पर हमला किया तो शासक था नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय के सामंतों ने उसका मुकाबला किया था और उसको परास्त किया था। इस विजय की जानकारी हमें मिलती है प्रबंध कोश ग्रंथ में। नागभट्ट द्वितीय के शासनकाल में सिंध के गवर्नर बेगवारिस ने उत्तर भारत पे हमला किया था और उसको परास्त किया था नागभट्ट द्वितीय ने। ये जानकारी हमें मिलती है प्रबंध कोश में। गोहिल शासक था खुमाण। खुमाण ने भी नागभट्ट द्वितीय की तरफ से मुसलमान शासकों से युद्ध किया था और उन मुसलमान शासकों को खुमाण ने परास्त किया था। ये जानकारी भी हमें मिलती है खुमाण रासो।
दलपत विजय का खुमानरस, वहाँ से हमें ये जानकारी मिलती है। नागभट्ट द्वितीय का उत्तराधिकारी था रामभद्र। रामभद्र, इसका शासनकाल 833 से 836। ये निर्बल शासक था, कमजोर शासक था। ये नागभट्ट का उत्तराधिकारी था, निर्बल शासक था। रामभद्र का शासनकाल गुर्जर प्रतिहार वंश का अवनति काल। इस समय गुर्जर प्रतिहार वंश का अवनति काल शुरू होता है। इसके शासनकाल में प्रतिहार साम्राज्य, जो शक्तिशाली साम्राज्य था, उसमें कई शासक जो थे वो स्वतंत्र हो गए थे। रामभद्र का उत्तराधिकारी गुर्जर प्रतिहार वंश का एक शक्तिशाली शासक हुआ था मिहिर भोज, बहुत शक्तिशाली शासक था। तो रामभद्र का उत्तराधिकारी हुआ था मिहिर भोज, शक्तिशाली शासक था। और उसमें मिहिर भोज शक्तिशाली शासक था। मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश में मिहिर भोज शक्तिशाली शासक था। हर्षवर्धन के बाद वर्धन वंश का एक शक्तिशाली शासक हुआ था उत्तर भारत में। हर्षवर्धन के बाद अगर उत्तर भारत में कोई शक्तिशाली शासक हुआ हर्षवर्धन के बाद, तो वो था मिहिर भोज। मिहिर भोज का जो शासनकाल है वो बताया गया है 836 से 885 ईस्वी तक। इसकी माता का नाम अप्पा देवी था, पिता का नाम रामभद्र, कमजोर शासक था। इसका जो शासनकाल 833 से 836 निर्बल शासक था। और इसके शासनकाल में गुर्जर प्रतिहार वंश का अवनति काल देखने को मिलता है, या गुर्जर प्रतिहार वंश के जो शासक है वो कमजोर शासक। इसके शासनकाल में रामभद्र कमजोर शासक था, तो अवनति काल, इसके शासनकाल में साम्राज्य का विघटन होना शुरू हो गया था। ये जो मिहिर भोज है, इसका प्रसिद्ध अभिलेख मिलता है हमें ग्वालियर प्रशस्ति। ग्वालियर प्रशस्ति मिहिर भोज का प्रसिद्ध लेख है। और इस अभिलेख में हमें जो इसकी उपाधि मिलती है वो मिलती है आदिवीरा। इसकी दो उपाधियाँ मिलती है, एक प्रभास मिलती है दौलतपुर अभिलेख में, एक उपाधि मिलती है आदिवीरा जो ग्वालियर अभिलेख में मिलती है। तो ग्वालियर अभिलेख में हमें गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित काफ़ी जानकारी मिलती है। और गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित जानकारी का मुख्य स्रोत है ग्वालियर प्रशस्ति, जो मिहिर भोज से संबंधित है। इसने अपनी स्थायी राजधानी बनाया था कन्नौज को, क्योंकि शक्तिशाली शासक था, साम्राज्य का विस्तार किया था, बहुत बड़ा इसका साम्राज्य था। तो इसने अपनी राजधानी बनाई थी कन्नौज को, स्थायी राजधानी। इससे पहले कन्नौज कभी राष्ट्रकूट शासक जीत लेते थे, फिर ये गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक उन पर हमला करते थे, ये जीत लेते थे, इस प्रकार चलता था। लेकिन इसने यहाँ स्थायी राजधानी बनाई थी कन्नौज को। प्रसिद्ध लेखक हुए कश्मीर के कल्हड़ ने पुस्तक लिखी थी राजतरंगिणी। और राजतरंगिणी प्राचीन काल के इतिहास की, प्राचीन भारतीय इतिहास की एकमात्र प्रमाणित पुस्तक है। राजतरंगिणी में मिहिर भोज की जो विभिन्न उपलब्धियां थी उनका विवरण मिलता है। तो ये जो कल्हड़ की राजतरंगिणी पुस्तक है, इसमें इसकी विभिन्न उपलब्धियों की जानकारी दी गई है। इसके शासनकाल में एक अरब यात्री आया था सुलेमान 851 में अपने साम्राज्य की यात्रा की थी। और इसने कहा था कि भारत में उस समय, उत्तर भारत में शक्तिशाली अगर कोई शासक है तो वो मिहिर भोज है। तो मिहिर भोज के बारे में सुलेमान ने बताया है, अरब यात्री था। ग्वालियर अभिलेख में इसकी उपाधि मिलती है मिहिर भोज। और ये मिहिर भोज, ये ग्वालियर अभिलेख में मिहिर भोज आदिवीरा उपाधि मिलती है। ग्वालियर अभिलेख में इसकी उपाधि मिलती है आदिवीरा। मिहिर भोज इसका नाम, ग्वालियर अभिलेख में आदिवीरा की उपाधि। और आदिवीरा विष्णु के सम्मान में, क्योंकि ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। दौलतपुर अभिलेख में इसकी उपाधि मिलती है प्रभास, चढ़ता हुआ सूरज। मुद्राओं पर इसकी उपाधि में मिलती है आदिवीरा, मुद्राओं पर भी आदिवीरा उपाधि मिलती है। चांदी व तांबे के जो सिक्के हैं उन पर उपाधि मिलती है श्रीमद आदिवीरा उपाधि। मुख्य जो सिक्के चलते थे उन पर श्रीमद आदिवीरा उपाधि मिलती है आदिवीरा के सम्मान में। मिहिर भोज की कुछ एक राजनीतिक उपलब्धियां देख लेते हैं, क्योंकि शक्तिशाली शासक था, इसकी उपलब्धियां बहुत ज़्यादा है। प्रमुख उपलब्धियों को हम देख लेते हैं। क्या उपलब्धि है? कालिंजर का एक शासक हुआ करता था जयशक्ति को इसने परास्त किया। कालिंजर के शासक जयशक्ति को परास्त किया। कालिंजर पर इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, अपना इसने वहाँ पे शासन स्थापित किया था। तो कालिंजर को इसने अपने अधीन किया। इसके बाद एक गुजरात स्थान, गुजरात जहाँ गुर्जर रहते थे, मंडोर के आसपास, मंडोर में उस समय शासक था बाउक की प्रशस्ति भी हम पढ़ते हैं। बाउक को इसने परास्त किया था। और ये जानकारी मिलती है कि गुर्जर प्रतिहार मिहिर भोज ने मंडोर के प्रतिहार वंश के शासक बाउक को परास्त किया। ये जानकारी हमें मिलती है जोधपुर अभिलेख में। जोधपुर अभिलेख के अनुसार गुर्जर प्रतिहार वंश के शक्तिशाली शासक मिहिर भोज ने मंडोर के शासक बाउक को परास्त किया था। और ये मंडोर शाखा का शासक था। इसके बाद कलचुरी वंश का एक शासक था गुणाम बोधी।
गुणाम्बोधी को इसने भूमि दान दी थी। कलचुरी वंश के शासक गुणाम्बोधी को मिहिर भोज ने भूमि दान दी थी। गोहिल वंश की अगर बात करें तो गोहिल वंश का शासक था हर्षराज। हर्षराज जो भोज के अधीन था। हर्षराज भी शक्तिशाली शासक था। ये मेवाड़ का शक्तिशाली गोहिल वंश का शासक था हर्षराज। हर्षराज ने भोज की अधीनता स्वीकार की थी, लेकिन गौड़ नरेशों को इसने परास्त किया था। यह शक्तिशाली था, हर्ष के अधीन था लेकिन शक्तिशाली था। गौड़ नरेशों को परास्त किया था। भारत के शासकों से इसने कर वसूला था। भोज को इसने घोड़े भी उपहार में दान दिए थे। हर्षराज ने भोज को घोड़े दान दिए थे। भारत के शासकों को हर्ष ने कर वसूल किया था। पिहोवा अभिलेख हरियाणा से मिला है, 882 ईस्वी का है। पिहोवा अभिलेख जो में 882 ईस्वी का हरियाणा से मिला है, इसमें जानकारी दी गई है इसने घोड़े के व्यापारियों के लिए यहाँ बस्ती बसाई थी और इसका मतलब यहाँ हरियाणा पर भी भोज का अधिकार था। इसके बाद हम बात करें राष्ट्रकूटों की, तो राष्ट्रकूटों के साथ इनका संघर्ष वत्सराज के समय से चलता आ रहा था। तो राष्ट्रकूटों के साथ संघर्ष की शुरुआत इस बार हर्षराज ने किसने मिहिर भोज ने की थी। इस बार राष्ट्रकूटों के साथ युद्ध की शुरुआत मिहिर भोज ने की थी और उस समय राष्ट्रकूट वंश का शासक था कृष्ण द्वितीय। कृष्ण द्वितीय को इसने परास्त किया और कृष्ण द्वितीय को परास्त करने के बाद इसने उज्जैन पर अधिकार किया जो पहले राष्ट्रकूटों के अधीन था। तो मिहिर भोज के समकालीन राष्ट्रकूट शासक था कृष्ण द्वितीय। कृष्ण द्वितीय को मिहिर भोज ने परास्त किया और उज्जैन पर इसने अधिकार किया। पाल शासकों के साथ भी इसका युद्ध हुआ था। तो पाल शासक एक तो देवपाल था और देवपाल के बाद था नारायण पाल। इन दोनों शासकों को इसने परास्त किया। राज्य विस्तार की अगर बात करें, कितना बड़ा साम्राज्य था, तो इसका साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बुंदेलखंड, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बुंदेलखंड तक इसका शासन था। पूर्व में उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात के काठियावाड़ तक इसका विशाल साम्राज्य था और ये विशाल साम्राज्य का स्वामी था। इसने अपने राज्य का त्याग किया था 885 में। ये जानकारी मिलती है स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण के अनुसार मिहिर भोज ने अपने राज्य का त्याग अपने पुत्र महेंद्रपाल के लिए किया और खुद तीर्थ यात्रा पे निकल गए थे। तो महेंद्रपाल को इन्होंने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। यहाँ हमारे पास एक स्रोत है सुलेमान, अरबी ये लेखक थे, अरब के लेखक थे। इन्होंने जो उल्लेख किया है, सुलेमान ने जो उल्लेख दिया है वो ये कह रहे हैं कि जो उत्तर भारत का शक्तिशाली शासक था 851 में सुलेमान ने भारत की यात्रा की थी और भारत में उस समय शक्तिशाली शासक सुलेमान के अनुसार उस समय शक्तिशाली शासक था मिहिर भोज। और मिहिर भोज की जो अश्व सेना थी वो भारत में सबसे शक्तिशाली थी और मिहिर भोज को इसने इस्लाम का शत्रु कहा है। और ये बताता है कि जब मैं भारत भ्रमण के लिए गया था, भारत में गया था, तो वहाँ मैं गुर्जर या जुर्ज, इसने गुर्जरों को जुर्ज कहा है, जुर्ज राज्य में गया और वहाँ उस राज्य में न तो चोरी होती थी न डकैती होती थी, किसी प्रकार की लूटपाट वहाँ नहीं होती थी क्योंकि वहाँ का शासक मिहिर भोज था, शक्तिशाली शासक था और अरबों का या मुसलमानों का, इस्लाम का बहुत बड़ा शत्रु था। ये जानकारी देते हैं हमें अलबरून ये सुलेमान। तो ये थे शक्तिशाली शासक मिहिर भोज। इसके बाद देखेंगे महेंद्रपाल, उसके बाद महिपाल और ये उत्तरवर्ती शासक देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।